बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें, आज जो है वो हमें दो टॉपिक्स पे बात करनी है बेटा। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट पे बात करेंगे और सी लैंग्वेज के बेटा कुछ फंडामेंटल्स हैं, उन फंडामेंटल्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। और बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आज जो है वो हमारा लास्ट सेशन होगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्यूटर से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा सेकंड राउंड का। और इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे एल्गोरिथम पे। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स एल्गोरिथम्स पे कि सर ये एल्गोरिथम्स होता क्या है और एल्गोरिथम का हमारे पास पर्पस क्या होता है। सबसे पहले तो सर इस पे बात कर लें। तो बेटा देखें, याद रखें, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले का जो प्रोसेस होता है ना, वो होता है एल्गोरिथम। क्या कहा मैंने? सॉफ्टवेयर बनाने से पहले का जो प्रोसेस होता है, कोडिंग करने से पहले का जो प्रोसेस होता है बेटा, वो प्रोसेस आपके पास होता है एल्गोरिथम का। कौन सा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स? एल्गोरिथम का। अच्छा, एल्गोरिथम की बेटा अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एल्गोरिथम में स्टूडेंट्स अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि सर एल्गोरिथम होता क्या है, आइए मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम में जो है वो बेसिकली, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी कह सकते हैं आप इसको। एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये होता है भाई एल्गोरिथम, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी टास्क है, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर दें तो वो जो स्टेप बाय स्टेप होगा बेटा, वही आपका क्या होगा? एल्गोरिथम होगा, ठीक है। और अगर मैं दूसरी तरफ आपसे फ्लो चार्ट के बारे में बात करता हूं बेटा, किसके बारे में? फ्लो चार्ट के बारे में बात करता हूं, तो सर फ्लो चार्ट जो है वो इन्हीं स्टेप्स को डायग्राम के थ्रू अगर हम डिस्प्ले करें, डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें, तो बेटा वो आपके पास होता है फ्लो चार्ट। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सर फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम, फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम created diagram created by different shapes। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि फ्लो चार्ट जो है वो डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट सिंबल से बनाया जाता है ना। यानी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं बेटा, याद रखिएगा। ये जो एल्गोरिथम है ना, इस एल्गोरिथम में मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सूडो कोड, है ना, और दूसरा तरीका होता है ये फ्लो चार्ट। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा? ये फ्लो चार्ट। याद रखिएगा, एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सूडो कोड और बेटा एक होता है फ्लो चार्ट, ठीक है। अब सूडो कोड क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक आध एग्जाम्पल करा के समझा भी दूंगा। पहले जरा एल्गोरिथम में कुछ और मजीद पॉइंट्स देख लेते हैं। बेटा एल्गोरिथम जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड होता है, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा? कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम को समझना मुश्किल है एज कंपैरिजन टू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, सही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में से कौन सा समझना, किसको समझना ज्यादा आसान है, तो आप बोलेंगे सर फ्लो चार्ट को समझना ज्यादा आसान है एज कंपैरिजन टू एल्गोरिथम। क्योंकि, और एक और मजे की बात, सर एल्गोरिथम में हम प्लेन टेक्स्ट को यूज करते हैं।
एल्गोरिथम में हम किसको करते हैं बेटा, प्लेन टेक्स्ट को यूज करते हैं, जबकि सर फ्लो चार्ट में हम सिंबल्स और शेप्स को यूज करते हैं, हम सिंबल्स एंड शेप्स को यूज करते हैं किसमें, फ्लो चार्ट में। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, सर एल्गोरिथम को डिबग करना आसान होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इजी टू डिबग, और डिबग का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डिबग का मतलब होता है प्रोग्राम को एरर फ्री बनाना। हमने अपने प्रीवियस सेशन में भी बच्चों डिबगिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से देखा, ठीक है, तो इसीलिए ये इस चीज का आपको आइडिया होगा कि सर डिबग का मतलब होता है एरर फ्री करना अपने प्रोग्राम को। तो बेटा एल्गोरिथम को डिबग आसानी से किया जा सकता है, जबकि फ्लो चार्ट को डिबग करना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा मैंने इजी टू डिबग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं हार्ड टू डिबग, हार्ड टू डिबग, ठीक है। इसी तरह बच्चों जब हम आगे चलेंगे, जैसे ये हमारे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के हमने कुछ पॉइंट्स देखे, कुछ मजीद पॉइंट्स और देख लेते हैं। जैसे एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है एज कंपैरिजन टू फ्लो चार्ट, जबकि फ्लो चार्ट में क्या होता है, सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, आप सिंपली इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अच्छा, एल्गोरिथम कोई रूल फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, जबकि फ्लो चार्ट को रूल्स फॉलो करना है, रूल्स टू बी फॉलो, रूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो एल्गोरिथम में आप आगे पीछे स्टेप कर सकते हो, लेकिन फ्लो चार्ट में आगे पीछे आप नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लो चार्ट जो है वो सिंबल्स पे बेस्ड होता है, और वो सिंबल्स ही बता रहे होते हैं कि कौन सा सिंबल क्या काम कर रहा है। तो फ्लो चार्ट में जो है वो सीक्वेंस रखना बहुत जरूरी है। और आखिरी पॉइंट, बल्कि हो चुका है वो, सूडो कोड और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, और इसको हम सूडो कोड, ठीक है। तो ये बेटा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये मैंने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। अब कौन कौन से सिंबल होते हैं जरा देख लें, फ्लो चार्ट की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं आपको, समझ जाएंगे आप आसानी से। देखें जरा आप इसको, पहला सिंबल आपके पास होता है ये, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल, ठीक है, ये आपका 1 है सिंबल। सेकंड बेटा आपके पास है इनपुट आउटपुट सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल जो कि पैरेललोग्राम को शो करता है, जिसमें हम रीड भी करते हैं और आउटपुट भी करते हैं। रीड का मतलब इनपुट होता है, ये भी याद रखिएगा बेटा, फ्लो चार्ट में रीड का मतलब होता है इनपुट, और राइट या डिस्प्ले दोनों यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है सर आउटपुट। ये बात आपने याद रखनी है फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के लिए एक ही सिंबल होता है पैरेललोग्राम जैसा। उसके बाद आपके पास होता है एक प्रोसेस सिंबल, प्रोसेस सिंबल होता है ये रेक्टेंगल शेप का, जिसमें आप कोई भी अपनी असाइनमेंट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो या इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा आपके पास है फ्लो लाइंस, लाइन दें, उसके बाद आपके पास है फ्लो लाइंस, और बेटा फ्लो लाइंस बेसिकली हम कहते हैं एरो को कहते हैं बेटा, किसको कहते हैं,
एरो को हम कहते हैं फ्लो लाइन, ठीक है। और एरो आपको पता है इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपके पास दो तरह के कनेक्टर्स होते हैं, बल्कि एक और होता है आपके पास डिसीजन। डिसीजन डायमंड जैसा शेप होता है, इस तरह का, ठीक है। और ये यूज किया जाता है बेटा कंडीशन चेकिंग के लिए। कंडीशन चेकिंग, ठीक है, यानी फेल्स की जो कंडीशन होती है उसकी चेकिंग के लिए ये यूज किया जाता है डिसीजन। उसके बाद बेटा आपके पास एक होता है ऑन पेज कनेक्टर, एक होता है ऑन पेज कनेक्टर, और बेटा एक होता है ऑफ पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर जो है वो इस तरह का होता है, और ऑफ पेज कनेक्टर जो है वो इस तरह का होता है। ऑफ पेज कनेक्टर जो है वो इस तरह का आपके पास होता है, ठीक है। अब ऑन पेज कनेक्टर और ऑफ पेज कनेक्टर में क्या डिफरेंस है बेटा? अगर आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हो और पेज का एक साइड पे खत्म हो गया, आप उसी पेज पे दूसरे साइड कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप बेटा ऑन पेज कनेक्टर को यूज करोगे। इसी तरह अगर आप उस पेज पे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, आप नेक्स्ट पेज पे बेटा कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो उसको कहेंगे आप ऑफ पेज कनेक्टर। तो ये मैंने आपको जितने भी बताए हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट के सिंबल्स बताए हैं और इनका पर्पस बताया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों डिजाइन करके दिखा देता हूँ, ताकि मजीद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और फिर एमसीक्यूज में कहीं से भी क्वेश्चन आए यू विल अटेम्प्ट इजीली इंशाल्लाह। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, देखें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपको कह रहे हैं राइट एन एल्गोरिथम, write an algorithm and flow chart and draw flow chart of add two numbers, add two numbers। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने सबसे पहले तो एल्गोरिथम बना लिया। आप यहाँ पे मैंने सबसे पहले बना लेता हूँ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में बेटा आपने यहाँ पे लिखा स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको पता है बेटा होता है स्टार्ट। फिर आ जाए आप स्टेप 2। स्टेप 2 में बेटा हम करते हैं रीड, या डिक्लेयर कर लें, आपकी मर्जी है। चलो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना बेटा, तो वही कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिक्लेयर वेरिएबल, जो वेरिएबल भी चाहे आप ले सकते हैं एल्गोरिथम में। किसमें? एल्गोरिथम में। प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा, प्रोग्रामिंग में तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, है ना। तो बेटा जो चाहे आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। अब मुझे 2 नंबर्स का ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक सम का वेरिएबल ले लिया, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद स्टेप 3 में बेटा हम करेंगे रीड। रीड का मतलब होता है इनपुट। रीड का मतलब क्या होता है बेटा? इनपुट होता है। तो रीड में आप सिर्फ ए और बी लोगे यूजर से। रीड में आप क्या लोगे? सिर्फ ए और बी लोगे यूजर से, क्योंकि सम का तो आपको वेरिएबल पता है। यूजर से सिर्फ दो ही वैल्यूज लोगे जो ए और बी में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं आपसे स्टेप 4 की बात करता हूं, तो बेटा स्टेप 4 आपके पास होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा, यानी फॉर्मूला लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी। और फिर अगर मैं आपसे स्टेप 5 की बात करता हूं, तो बेटा ए प्लस बी का जो भी आंसर होगा वो सम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा? असाइन हो जाएगा।
ये कौन सा ऑपरेटर है बेटा? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू वाला कौन सा है? ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है बेटा। तो आपने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले, या राइट भी लिख सकते हैं, मर्जी है, डिस्प्ले सम, और स्टेप 6 आपका क्या होगा बेटा? स्टॉप। तो ये आपने एक एल्गोरिथम डिजाइन करा। ये आपने क्या करा बेटा? एक एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया। सही है। अब इसी एल्गोरिथम का बच्चों हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट। इसी एल्गोरिथम को देखते हुए देखो, पहले आपने यहाँ पे कर दिया स्टार्ट, उसके बाद रीड। अच्छा, फ्लो चार्ट में हम डिक्लेयर को शो नहीं कराते। फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया? रीड, रीड ए एंड बी। सही है। उसके बाद आपने देखा यार फॉर्मूला है, फॉर्मूला और इक्वेशन तो बेटा इस शेप में आती है ना, तो आपने लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद बच्चों आप आ जाएं, आपने लिखा आउटपुट कराना है सर। आउटपुट के लिए अगेन आपने पैरेललोग्राम बनाया और यहाँ पे लिखा डिस्प्ले सम, और फिर आपने बना दिया स्टॉप। तो बेटा ये आपके पास हो गया फ्लो चार्ट। ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताएं बेटा, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? जल्दी से बता दो। करें जी, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके बेटा। अच्छा, अब का टॉपिक हमारे पास क्या है, आइए जरा देखें बेटा। अब सी लैंग्वेज की कुछ फंडामेंटल्स को देख लेते हैं बेटा, जो आपके प्योर सेकंड ईयर का टॉपिक। अच्छा, सी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स में, बेसिक्स में सबसे पहले बेटा आपके पास आता है वेरिएबल। बेटा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोग्रामिंग के थ्रू जब हम डेटा स्टोर कराते हैं तो वो डायरेक्ट नंबर से नहीं होता, हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? वेरिएबल्स की। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर वेरिएबल्स के थ्रू ही हम नंबर्स को स्टोर करवाते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब वेरिएबल में आपके पास किस तरह की वैल्यू होती हैं? अच्छा, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स देखें जरा, आपके सामने नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट लेटर मस्ट बी नॉन न्यूमेरिक। पहला जो आपका लेटर है वो कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए भाई, वो हमेशा कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद नो स्पेस, कॉमा और स्पेशल कैरेक्टर कैन बी यूज इन द वेरिएबल नेम। कोई स्पेस नहीं दे सकते आप। ठीक है। द अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है भाई, ये द अंडरस्कोर कैन बी यूज इन अ वेरिएबल नेम। अंडरस्कोर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल लिखा रोल नंबर, रोल, और यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर लगा के नंबर, इस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं आप। अच्छा, कुछ आपके पास रिजर्व वर्ड्स होंगे सी लैंग्वेज में, इंट, वॉइड, फॉर, इफ, और भी बहुत सारे जितने होते हैं, इफ एल्स। ठीक है। तो ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, इनके नाम पे कभी भी वेरिएबल नहीं रख सकते आप। क्या कहा मैंने? रिजर्व वर्ड्स, जिनको हम की वर्ड्स भी कहते हैं बेटा, इनके नाम पे कभी भी आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, while writing C program which has an extension of C, the variable must be stored in the beginning of the main function. अच्छा, आपके पास ना एक मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन ही से पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसा आप लिखते होगे void main, याद आ रहा होगा आपको, void main सेकेंड ईयर में आप लिखते थे, इस तरह भी लिखा होगा आपने int main। तो ये बेसिकली आपके पास मेन फंक्शन, और ये बराबर में होती है डेटा टाइप। बराबर में क्या होती है बेटा? डेटा टाइप होती है। ठीक है। अच्छा, इट इज बेटर टू यूज अ वेरिएबल नेम अप टू 8 कैरेक्टर्स। ये खैर आपकी मर्जी है कि वेरिएबल नेम आप जितने कैरेक्टर्स का चाहे कर सकते हैं। तो वेरिएबल के बाद आता है आपके पास कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू होती है भाई फिक्स्ड, कांस्टेंट की वैल्यू होती है फिक्स्ड। ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के कांस्टेंट्स मौजूद हैं।
देखो क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, द कांस्टेंट वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, द कांस्टेंट मे बी ऑफ एनी डेटा टाइप। कांस्टेंट वैल्यू को अगर आपने एक दफा डिफाइन कर दिया है तो वो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होती, वो एक ही दफा रहती है। और कांस्टेंट आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होता है इंटीजर कांस्टेंट, एक आपके पास होता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, एक आपके पास होता है कैरेक्टर कांस्टेंट, और एक आपके पास होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये बेसिकली कांस्टेंट की टाइप है। अब इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं जरा देखें, सारे देख लें बल्कि। ये इंटीजर कांस्टेंट हो गया, फ्लोटिंग पता है आपको जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट आपको पता है कोई भी सिंगल डिजिट, कैरेक्टर कांस्टेंट में याद रखिएगा ये बात, कोई भी सिंगल डिजिट जिसमें आप सिंगल कोटेशन लगा दें या सिंगल सिंबल पे कोटेशन लगा दें, सिंगल कोटेशन, तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। और इन स्ट्रिंग कांस्टेंट में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब एक वर्ड आप समझ लें या सेंटेंस समझ लें आप। लेकिन स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट में फर्क ये होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कोटेशन होती है जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट में डबल कोटेशन होती है। ठीक है, डबल याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद आ जाए हेडर फाइल्स, जिसे हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं। हेडर फाइल्स बेटा आपके प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप ये याद रखें, आप जब प्रोग्राम बनाते हुए, जैसे आपने लिखा stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, तो ये जो हेडर फाइल्स होती है ना, इसमें आपके तमाम इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऑलरेडी स्टोर हुए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हेडर फाइल्स आर द लाइब्रेरी फाइल्स of the C language which hold the particular codes of library of the function. There are a number of library files in C language holding different functions. यानी आपका जो जितने भी functions हैं वो header file में store हुआ होता है, और different purpose के लिए हम different header files का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें कोई mathematical चीजें लिखनी हो, mathematical equation लिखनी हो, तो उसके लिए हम header file यूज करते हैं math.h। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखी हुई होंगी, यहाँ ये देखो stdio.h, math.ioh और conio.h, तो ये आपकी हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, std ये होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसी तरह ये होती है स्टैंडर्ड नहीं बल्कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो ये आपकी हेडर फाइल्स होती हैं। अगर आपको कोई भी फंक्शन चलाना होता है अपने प्रोग्राम में, सबसे पहले आप ऊपर डिक्लेयर करते हो हेडर फाइल्स। ठीक है जी। हेडर फाइल्स के बाद बच्चों आपके पास है सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट किसे कहता है भाई, कोई भी वो जो एक इंस्ट्रक्शन होती है ना आपकी, जैसे कि लिखा हुआ है सी लैंग्वेज स्टेटमेंट में बी अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट आइडेंटिफायर और फंक्शंस। वो जो एक स्टेटमेंट होती है बेटा आपको आपके पास, वो आपकी स्टेटमेंट कहलाती है। जैसे लिखा हुआ है द सी लैंग्वेज यूजेस सिंगल लाइन स्टेटमेंट और मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट। लेकिन ये जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं बेटा, इसको टर्मिनेट करता है आपका सेमीकोलन। कौन टर्मिनेट करता है? सेमीकोलन। तो ये देखो, ये जैसे एक स्टेटमेंट है c इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, टोटल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम स्टेटमेंट में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? स्टेटमेंट पे काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर ये होता है भाई, ये जो आपका सेमीकोलन होता है। अरसलान बेटा मैं उसको देखता हूँ जो आपने पूछा है ना, उस पर बाद में बात करता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, सेमीकोलन ये, ठीक है। अब सेमीकोलन को हम एक और नाम से क्या जानते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहा जाता है बेटा किसको? सेमीकोलन को। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको खैर वो स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा सी लैंग्वेज का, और उस स्ट्रक्चर में आपके लिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो पूरा प्रोग्राम होता है, वैसे भी शायद आपको पता ही है बात,
आपका जो स्टूडेंट्स पूरा प्रोग्राम होता है वो आपका जो है वो क्या हुआ वो होता है, ब्रेसेस के अंदर होता है वो, है ना। करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो आपका पूरा सेट ऑफ कोड जो है वो लिखा हुआ मेंशन होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ सी स्टेटमेंट के बाद बेटा आ जाओ कीवर्ड्स, जिन्हें हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। तो हमारे पास सी लैंग्वेज में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? वैसे तो हैं बहुत सारे, कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं। द सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स सम रिजर्व वर्ड्स having standard and predefined meaning in C which are called keywords। भाई कीवर्ड्स जो होते हैं उनका एक अलग मीनिंग है, उनका क्या है बेटा, एक अलग मीनिंग है। उनको आप वेरिएबल के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कांस्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं जिनका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। अच्छा, कीवर्ड्स जो है वो आपके आईडीई में व्हाइट कलर से अपेयर होते हैं। आईडीई का मतलब जो आपका कंपाइलर होगा, यानी टर्बो सी प्लस प्लस, यानी टर्बो सी प्लस प्लस जो आपका कंपाइलर होगा उसमें जो कीवर्ड्स होंगे वो व्हाइट कलर के अपेयर होंगे। दे हैव देयर स्पेशल पर्पस एंड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल और फंक्शन नेम, ये बात आपको पता है। जैसे ये कुछ कॉमन कीवर्ड्स आपके पास सामने नजर आ रहे हैं, वॉइड, इफ, ऑटो, फॉर, वाइल, इंट, फ्लोट, कंटिन्यू, ब्रेक, डू। इसी तरह होता है स्विच, है ना, स्विच। इसी तरह होता है डिफॉल्ट, तो इसी तरह होता है गो टू, लेबल। तो ये सारे जो है बेटा कीवर्ड्स हैं। और यहाँ पे एक मिस्टेक हुई भी है बेटा, कीवर्ड जो है वो हमेशा लोअर केस लेटर से होता है, यानी यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है, ओके, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ देखो टॉप पे लिख रहा हूँ, सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप स्मॉल लेटर को कैपिटल करके नहीं लिख सकते, ये सिंटेक्स एरर में काउंट हो जाएगी ये चीज, इसी वजह से आप नहीं कर सकते। अच्छा, कीवर्ड्स के बाद बच्चों आपके पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं हैश को हम। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो अ टेक्निक टू डिफाइन एनी टाइप ऑफ कॉन्स्ट और एनी टाइप ऑफ अदर डेटा। ये होता है भाई हैश, जो आप लगाते हो अपना हेडर फाइल से। तो ये हेडर फाइल के इस्तेमाल के पहले इस्तेमाल भी होता है। और अगर आपको कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है तब भी आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो यूज किया जाता है। जैसे इन दिस टेक्निक डिफाइन टर्म इज यूज डिफाइन कांस्टेंट। जैसे देखो ये कांस्टेंट की एग्जांपल है कि आपको अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट डिफाइन कर देनी है प्रोग्राम में, जैसे इन्होंने पाई की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करी हुई है देखो, तो यहाँ पे ये जो हैश लगाया हुआ है ना बेटा, ये आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में काउंट किया जाता है। आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है नीचे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे रोल नंबर है, परसेंटेज अंडरस्कोर मार्क्स है, तो ये तकरीबन मिलती जुलती चीज है, बस यूनिक होना चाहिए। इनपुट स्टेटमेंट के लिए, चलो बताओ, सब लोग बताओ, तुम लोग पढ़कर आए हो सेकेंड ईयर में, इनपुट स्टेटमेंट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? मतलब यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं सी लैंग्वेज का? वेरी गुड, जबरदस्त, स्कैन एफ। सर स्कैन एफ का हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट फंक्शन यूजर के लिए, वेरी गुड यार, जबरदस्त। और यही फंक्शन, और यही फंक्शन बेटा अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर सी प्लस प्लस के लिए हम इनपुट के लिए यूज करें तो हम यूज करते हैं सी इन, ठीक है। सी इन इनपुट के लिए यूज होता है और सी आउट ये आउटपुट के लिए यूज होता है किसमें? सी प्लस प्लस में, ठीक है। अच्छा, अब अर्थलान क्या पूछ रहा था यार, मैं देख लूं।
अच्छा जावा का पूछ रहे थे। अच्छा जावा में जो है वो प्रिंट करने के लिए बेसिकली आपके पास ये यूज होता है भाई, प्रिंट लिख के आप ये पैरेंथेसिस बना दो, ये है प्रिंट। और कहीं कहीं प्रिंट एलएन भी यूज किया जाता है। तो ये जावा की जो आप बात कर रहे थे वो ये होता है, ठीक है। ये भी हो सकता है प्रिंट, और प्रिंट एलएन भी हो सकता है। अगर आपको डायरेक्ट न्यू लाइन पे जाना है तो आप प्रिंट एलएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जावा की बात मैं आपको बता रहा था। तो ये 12 हम सी की बात को कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो बिल्कुल सही बताया आपने। इनपुट के लिए आप लोग स्कैन एफ और इसके अलावा देखो गेट्स का फंक्शन भी यूज करते हो और गेट सी एच ई का भी यूज करते हो। अगर देखो गेट सी एच ई का यूज तब करते हैं जब सिंगल कैरेक्टर की बारी हो, यूजर से हमें सिंगल कैरेक्टर लेना हो, गेट्स जिसमें हमें स्ट्रिंग लेना हो यूजर से, और स्कैन एफ में तो हम दोनों ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जी ये आपके पास इनपुट स्टेटमेंट में आता है। अगर आउटपुट स्टेटमेंट की बात करूं तो बेटा आउटपुट स्टेटमेंट के लिए आपको पता है प्रिंट एफ का आप यूज करते हो, पुट एस का यूज करते हो और पुट कैरेक्टर का यूज करते हो। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं सर ये आउटपुट स्टेटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं।